हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर जोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम क्रिया शरीर का पेपर 2 का पहला अध्याय जो कि है धातु एवं धातु पोषण न्याय चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस चैप्टर से आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 1 से 2 एमसीक्यू और यहाँ से एक 5 नंबर का 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के फाइनल वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर की वेटेज कितनी हो जाएगी, लगभग 5 से 7 मार्क्स की वेटेज हो जाएगी। 5 नंबर का क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इस चैप्टर में एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है धातु पोषण न्याय। तो धातुओं के उत्पत्ति के दौरान धातुओं का पोषण कैसे होता है, तो इसको लेकर अलग अलग आचार्यों ने टोटल 4 न्याय बताए हैं। टोटल 4 न्याय बताए हैं। पहला न्याय है क्षीर दधि न्याय। दूसरा न्याय है केदारी कुल्या न्याय। तीसरा न्याय है खले कपोत न्याय। और चौथा है एक काल धातु पोषण न्याय। यह चारों न्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी एक न्याय को लेकर आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसकी वेटेज फाइनल कितनी है, 5 से 7 मार्क्स, जिसमें से 1 से 2 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और एक यहाँ से 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसे हम स्टार्ट करते हैं। और आपने क्रिया शरीर के पेपर 2 का सिलेबस देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि पेपर 2 में आपको सारी धातुएं पढ़ना है डिटेल में, है ना। आज तो हम क्या करेंगे, धातुओं का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है, कैसे इसकी निरुक्ति हुई है, क्या परिभाषा है धातु की, धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, धातुओं का उत्पत्ति काल और धातुओं के श्रेष्ठ कर्म, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, धातु पोषण न्याय को पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद वन बाय वन आपको क्या करना है, पेपर 2 में अलग अलग धातुओं को पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है एक प्रकार से क्या है, बेसिक है ना। तो आपको अच्छे से क्या करना है, इस चैप्टर को कवर करना है। इस चैप्टर से भले ही क्वेश्चन पूछे या ना पूछे लेकिन तब भी आपको इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है क्रिया शरीर के पेपर 2 का क्या है, बेसिक है। अगर आपको ये पता चलेगा कि धातु क्या होती है, धातु की उत्पत्ति कैसे होती है, धातुओं का पोषण कैसे होता है, ठीक है, धातुओं का श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो आप आगे के जो चैप्टर है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम समझते हैं धातु क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहा है धातु। तो क्या होता है धातु? धातु क्या होती है? धातु किसे कहते हैं? धातु क्या होती है ना। तो जो जो हमारे शरीर का धारण एवं पोषण करे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें धातु कहते हैं। धारण का मतलब क्या होता है? धारण का मतलब होता है टू सपोर्ट। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है टू नरिश। ठीक है, तो जो हमारे शरीर का, जो हमारे बॉडी का क्या करे, सपोर्ट करे, जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें धातु कहते हैं। धातुएं कितनी होती है? धातुएं कितनी होती है? तो सप्त धातव, सप्त धातव, यानी कि धातुएं कितनी होती है? धातुएं 7 होती है ना। धातुएं कितनी होती है? 7 धातुएं होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? तो पहली है रस, दूसरी है रक्त, तीसरी है मांस,
चौथी है मेद, पांचवी है अस्थि, छठी है मज्जा और सातवीं है शुक्र। इसी क्रम में आपको क्या करना है, धातुओं को याद रखना है। क्या क्रम है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इस प्रकार से 7 धातुएं होती है। अगर हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो धातुओं को क्या कहा है, तो ये जो 7 धातुएं आपको दिखाई दे रही है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दिस आर 7 फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, है ना। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दिस आर 7 फंडामेंटल टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, जो क्या करते हैं, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, है ना, विच मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, which nourish our body and which maintain health of our body। जब ये क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, ये 7 धातुएं जब साम्य अवस्था में होती है तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दिस आर द 7 फंडामेंटल टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। चलिए, तो धातु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप धा धातु में, है ना, धा यहाँ पर क्या है, धातु, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, धारण करना, ठीक है। तो इस धा धातु में जब आप क्या करते हो, तुन प्रत्यय करते हो, तो इससे क्या बना है, इससे धातु शब्द बना है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, तो जो शरीर का धारण करे, जो शरीर का पोषण करे और जो शरीर को स्थिर रखे, यानी कि स्टेबल रखे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे आचार्य चरक ने क्या बोला, धारयन्ति शरीरम इति धातवः, यानी कि जो शरीर का धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। इंग्लिश में भी आप देखिए, इंग्लिश में भी मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला, द वर्ड धातु इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट धा विद द सफिक्स तून, यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आप धा धातु में क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं तून, तो इससे क्या बना है, इससे धातु शब्द बना है। क्या बना है, धातु शब्द बना है, इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू होल्ड, सपोर्ट, सस्टेन और मेंटेन, ठीक। चलिए, धा का मतलब ये होता है ना, तो इस प्रकार से धातु का मतलब क्या जाएगा, दैट विच सपोर्ट, सस्टेन एंड नरिशेस द बॉडी इज कॉल्ड धातु। आचार्य ने क्या बोला, धारयन्ति शरीरम इति धातवः, यानी कि दोस विच सस्टेन एंड सपोर्ट द बॉडी आर नोन एज धातु, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे धातु की क्या परिभाषा है, तो वही बार बार बोला जा रहा है, शरीर धारणात धातवः इति उच्यन्ते, यानी कि धारण करने वाले को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, यानी कि सपोर्ट अवर बॉडी, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ धातु, ठीक है। चलिए, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है धातु के प्रकार। धातुएं कितने प्रकार की होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार धातुएं कितनी होती है, 7 होती है। सप्त धातवः, यानी कि धातुएं कितनी है, 7 धातुएं हैं। कौन कौन सी, तो इसी क्रम में आपको याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला, क्या क्रम है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, रस is correlated with plasma and lymph with intercellular and interstitial fluid. Rakt is correlated with blood. Mans is correlated with muscular tissue. Med is correlated with adipose tissue. Asthi is correlated with bones. Majja is correlated with bone marrow and nervous tissue. And Shukra is correlated with reproductive tissue. ठीक है, देखिए यहाँ पे श्लोक भी दिया है, इस श्लोक को भी आप याद कर लो, है ना। क्या बोले यहाँ पे, रस, आश्रिंग, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी धातु, यानी कि 7 धातुएं होती है। कौन कौन सी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक। चलिए, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं की उत्पत्ति। तो धातुओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप में से
किसी ने आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको BMS फर्स्ट प्रो इस नेम से टाइल मिलेगा। वहाँ पर आपको सुश्रुत 3.0 ये कोर्स मिलेगा। ये कोर्स स्पेसिफिक 2025-26 बैच के लिए मैंने ये कोर्स को लॉन्च किया है, यानी कि जिन्होंने अभी रिसेंट में एडमिशन लिया है, ठीक है, न्यू एडमिशन वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने ये कोर्स को लॉन्च किया है। जो पुराने बैच के स्टूडेंट है उनको क्या करना है, सुश्रुत 2.0 कोर्स को चेक करना है, ठीक है। इस कोर्स में आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न सारे सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डाउट के लिए लाइव सेशन होंगे, है ना, महीने में 1-2 बार लाइव सेशन में लूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ते वक्त कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आप सभी के पास रहेगा। कुछ दिनों में मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा जहाँ पर जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा उन सभी को मैं क्या करूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके मैं मैसेज या कॉल का रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सारे लेक्चर के आपको हैंड रिटन डिजिटल नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप में से किसी ने इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो आप चेक कीजिए। इस कोर्स का प्राइस कितना है, 4499, यानी कि 4500 के आसपास इस कोर्स का क्या है प्राइस है। 18 मंथ इस कोर्स की क्या है वैलिडिटी है। अभी फिलहाल में यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर का ऑफर लगा हुआ है ना। और इस ऑफर के दौरान 18 से 20 दिसंबर तक 60% ऑफ रहेगा इस कोर्स में, ठीक है। 21 से 25 दिसंबर तक 50% ऑफ एंड 26 टू 31 दिसंबर तक 37% ऑफ, यानी कि अगर आप 20 दिसंबर तक इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो लगभग 1800 के आसपास इस कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं कम प्राइस में क्वालिटी को डाउन कर दूंगा, नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे ये वाला लेक्चर, ऐसे ही मैं सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप में से किसी ने मेरा संस्कृत के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप संस्कृत वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण जो कि मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किए उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बाकी पूरी संस्कृत कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने चेक नहीं किया है तो फटाफट चेक कीजिए, ठीक है। चलिए अब ना आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि धातु की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए क्या होता है जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप कोई आहार लेते हो क्या होता है जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप कोई आहार लेते हो, ठीक है, तो ये आहार ओरल कैविटी इसोफेगस के थ्रू यहाँ पर जाता है, स्टोमक में जाता है, यानी कि अमाशय में जाता है, ठीक है। अमाशय में स्थित जाठर अग्नि के द्वारा इस आहार का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। पाचन होने के बाद इस आहार के 2 भाग बनते हैं। एक तो क्या होता है सार भाग, जिसको प्रसाद भाग भी बोला गया है, और दूसरा क्या होता है मल भाग, ठीक है। आहार का मल भाग क्या है, आहार का मल भाग है मूत्र एवं पुरीश, ठीक है। और इसका सार भाग क्या होता है, इसका सार भाग है अन्न रस, ठीक है। फिर इस अन्न रस पर क्या होता है, इस अन्न रस पर रस अग्नि कार्य करती है ना, रस अग्नि कार्य करती है, ठीक है। और फिर ये जो अन्न रस है इसके भी क्या होते हैं, फिर 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है सार भाग, है ना, और दूसरा क्या होता है मल भाग, ठीक है। इसका मल भाग क्या है, इसका मल भाग है कफ, ठीक। और सार भाग की अगर बात करते हैं तो सार भाग भी फिर 2 प्रकार का होता है। क्या क्या, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, ठीक है। स्थूल भाग में यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, अन्न रस से रस धातु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म भाग भी 2 प्रकार का होता है ना। यानी कि सूक्ष्म भाग में एक पार्ट होता है क्या, रक्त संदर्भी अंश, यानी कि अगली धातु के अंश होते हैं, ठीक है। और जब इस अगली धातु के अंश में इस धातु की अग्नि कार्य करती है तो फिर अगली धातु का निर्माण होता है। क्योंकि रस से अगली धातु क्या बनेगी, रक्त धातु बनेगी। तो इस रस धातु के सूक्ष्म भाग में एक भाग क्या होगा, रक्त संदर्भी अंश होगा, जिस पर रक्त अग्नि कार्य करेगी, और यहाँ पे अगली धातु किसका निर्माण हो जाएगा, रक्त धातु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और इसका सूक्ष्म भाग क्या होता है, उपधातु में क्या हो जाएगा, स्तन्य और आर्तव, ठीक है। तो जिस प्रकार से, है ना, जिस प्रकार से रस धातु से क्या बनी, यहाँ पे रक्त धातु बनी है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, रक्त से मांस धातु बनेगी,
मांस से मेद धातु बनेगी, मेद से अस्थि धातु बनेगी, है ना। अस्थि से मज्जा धातु बनेगी, मज्जा से शुक्र धातु बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, 7 धातुओं का निर्माण होता है ना। और धातुओं के उत्पत्ति के दौरान पिछली धातु के द्वारा अगली धातु का क्या होता है, पोषण होता है, यानी कि नरिशमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे रस धातु रक्त धातु को क्या करती है, पोषण करती है। रक्त धातु मांस का, मांस मेद का, मेद अस्थि, और अस्थि मज्जा का, और मज्जा के द्वारा शुक्र का पोषण होता है ना। और धातुओं के उत्पत्ति के दौरान इन धातुओं का पोषण किससे होता है, तो इसको लेकर आचार्यों ने अलग अलग न्याय दिए हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे धातु पोषण न्याय के टॉपिक में। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, धातुओं की उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पे रस आद्रक्तम ततो मांस अन्मेदः प्रजायते, मेद मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जज्ञ शुक्रतो जायते, है ना। तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे धातुओं की उत्पत्ति बताई हुई है ना। ये है नोट्स, इस नोट्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश वर्जन के नोट्स का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है धातु उत्पत्ति काल, है ना। तो आहार रस से, है ना, आहार रस से शुक्र की उत्पत्ति, शुक्र की उत्पत्ति, तो आहार रस से शुक्र की उत्पत्ति तक जितना भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम धातु उत्पत्ति काल कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार धातु उत्पत्ति काल कितना होता है, 6 दिन रात, यानी कि आचार्य चरक के अनुसार आहार रस से शुक्र बनने में लगभग 6 दिन रात लगते हैं। पाराशर के अनुसार 8 दिन रात, और सुश्रुत के अनुसार 1 महीना लगता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एमसीक्यू में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग धातु उत्पत्ति काल क्यों बताया है ना। तो इसको आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया, है ना। आचार्य सुश्रुत ने ये बोला, आचार्य सुश्रुत ने ये बोला कि धातु उत्पत्ति के दौरान आहार रस की गति, आहार रस की गति 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। वो 3 प्रकार क्या है, जल, शब्द और अर्ची। यानी कि आचार्य सुश्रुत ने ये बोला कि अगर धातुओं की उत्पत्ति के दौरान आहार रस की गति जल के समान हो रही है, जल की गति के समान, यानी कि धीमी गति से, तो यहाँ पे धातु उत्पत्ति काल फिर कितना हो जाएगा, 1 माह हो जाएगा, यानी कि 1 महीना लगेगा। ठीक है, अगर मान लो धातु की उत्पत्ति के दौरान आहार रस की गति शब्द के समान हो रही है, यानी कि साउंड वेव के समान हो रही है, ना अधिक तेज और ना अधिक धीमी, तो फिर यहाँ पर कितना समय लगेगा, लगभग 6 से 8 दिन लगेगा, है ना। और अगर मान लो धातु उत्पत्ति के दौरान रस की गति किसके समान हो रहा है, अग्नि के समान हो रहा है, यानी कि तीव्र गति से हो रहा है, तो एक ही दिन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्र धातु की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने बोला कि किस पर डिपेंड करता है, रस की गति पर डिपेंड करता है ना। और इसके अलावा अग्नि बल पे भी, और कौन सा द्रव्य आप ले रहे हैं उसके प्रभाव पर भी डिपेंड करता है ना। अगर मान लो आहार रस से शुक्र का निर्माण 1 दिन में हो रहा है, इसका मतलब अग्नि का बल कैसा है, तीव्र है, और आपने जो द्रव्य लिया है वो क्या है, वृश्य बल्य है ना। और यहाँ पे रस की गति कैसी हो रही है, अग्नि के समान हो रही है, अर्ची संतानवत, है ना। और अगर मान लो 6 दिन लग रहा है, तो इसका मतलब अग्नि का बल मध्यम है, द्रव्य का प्रभाव कैसा है, मध्यम है, यानी कि आपने मध्यम बल का द्रव्य लिया है ना। और यहाँ पे गति किसके समान हो रही है, रस की, शब्द के समान हो रही है, तो कितना दिन लग जाएगा, यहाँ पे धीमी गति से होगा, यानी कि मध्यम गति से होगा, 6 दिन लगेंगे, है ना। और अगर मान लो यहाँ पे अग्नि जो है वो कैसी है, मंद है ना। बल कैसा है यहाँ पे, द्रव्य के प्रभाव कैसा है, मंद बल है। और रस की गति किसके समान हो रही है, जल के समान हो रही है, तो फिर यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा, यानी कि 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, धातु उत्पत्ति काल हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने धातुओं का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम धातु पोषण न्याय को कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो धातु चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।